हेलो बच्चों, तो आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। पूरी तरह नया भी नहीं है क्योंकि जो पीछे वीडियो बनाया था ट्रिग्नोमेट्री का उसी का एक्सटेंशन है, पर हाँ एक सेपरेट चैप्टर के तौर पर है, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, सब में। बेसिकली ये आपने जो ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है उसके एप्लीकेशन पार्ट पर बेस्ड है। क्योंकि कई बार आपके मन में सवाल आता है ना कि हम जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज वगैरह सीख रहे हैं इसको यूज़ कहाँ करेंगे, तो यूज़ कहाँ करेंगे ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये जो चैप्टर है आपका, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पहले इस वीडियो में दे रहा हूँ मैं आपको, कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर का जो टाइटल है वो कुछ बुक्स में तो है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो कुछ बुक्स में है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। मैंने इसीलिए दोनों लिख दिए हैं आपके लिए। और ये चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, सब में इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें बेसिकली अगर मैं आपको एक आइडिया देना चाहूँ कि हम किस तरह के एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए आप अपने घर की छत पर खड़े हुए हैं और सामने कोई मोबाइल टावर है और आपको उस टावर की हाइट मेज़र करनी है। आप टावर पर जा नहीं सकते, ऐसा समझकर मानिए कि टावर पर चढ़ना मना है, लेकिन आपको टावर की एग्जैक्ट हाइट पता करनी है। तो आपको लग रहा होगा ना सर ऐसे कैसे पता कर सकते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आप कर सकते हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल्स आपने कुछ एंगल्स की वैल्यूज़ के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था कि जैसे मान लीजिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसी तरह से आपने साइन, कॉस, कॉट, सेक, कॉसेक सबकी वैल्यूज़ पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि सीबीएसई बोर्ड में और यूपी बोर्ड में तो आपके इनसे काम चल जाएगा, पर आईसीएसई बोर्ड में जो बच्चे हैं उनके लिए जो पीछे ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स दी हुई हैं उनकी बुक में, उनका यूज़ भी होगा। तो इसलिए क्वेश्चंस मिक्स टाइप होंगे जो हम डिस्कस करेंगे। वैसे जो बच्चे सीबीएसई और यूपी बोर्ड के हैं उनको भी वो टेबल अगर वो समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हायर क्लासेस में काम आएंगी। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करते हैं। क्या क्या टर्म्स हैं जो आपके क्वेश्चंस में यूज़ में आएंगी। एक आएगी बेटा जी लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है? लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई of an observer to the point in the object viewed by the observer। ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा समझिए। ये बच्चों आप देखिए, जैसे मैंने भी आपको कहा ना कि आप अपने घर की छत पर खड़े हैं और आपने मोबाइल टावर की टॉप को आप देख रहे हैं। यहाँ पर इसमें फ़िलहाल सन लिखा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आप अपनी छत पर से सन को देख रहे हैं, तो उस समय भी आप देखिए, जब आप सन को देखेंगे बेटा तो आप अपनी नज़र ऊपर उठाएंगे, ठीक है, और आपकी आई को सन से कनेक्ट करने वाली ये जो वर्चुअल लाइन है, एक्चुअल में ऐसी कोई लाइन कोई ड्रॉ थोड़ी करते हैं हम, सिर्फ एक इमेजिन की जा रही है एक ऐसी लाइन। जब आप अपनी आइज से सन को देख रहे हैं, या मान लीजिए आप अपनी आँख से मोबाइल टावर की टॉप को देख रहे हैं, तो वो जो लाइन है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। जिसमें लिखा ना लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। तो हम कोशिश करेंगे जो डायग्राम्स में भी आपको कि इसको रेड लाइन से शो करें ताकि आपको क्लियरली उसका आइडिया हो। और जो आपकी आँख है, जो आपकी आई है, उससे एक हॉरिजॉन्टल लेवल हमें लेना होता है हमेशा। इसमें हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है? जो हमारी अर्थ के पैरेलल हो। इस तरीके से अगर आप मान लीजिए अर्थ पर ही खड़े हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर आप अर्थ पर नहीं हैं, सपोज़ आप अपने घर की छत पर खड़े हैं, तो आपने सन को देखा तो वो जो लाइन है वो तो लाइन ऑफ साइट है, लेकिन आपकी आँख के जो पैरेलल हम लाइन इमेजिन कर रहे हैं, पैरेलल किसके? अर्थ के, वो आपकी हॉरिजॉन्टल लेवल होगी। इन बातों को
मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है सब क्लियर होना। अच्छा, जब आप नज़र ऊपर करते हैं तो उस समय आपके हॉरिजॉन्टल लेवल से जो एंगल बनता है इसमें आपकी लाइन ऑफ साइट का, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन को डिफाइन किया गया है, एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लेवल। ये जो एंगल है, ये एंगल वो वाला एंगल है जब आप नज़र ऊपर उठाते हैं अपनी। हेयर वी रेज अवर हेड टू लुक एट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज़ समझनी है, क्योंकि अभी एक एंगल ऑफ डिप्रेशन भी है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब होता है? जैसे आप अपनी छत पर खड़े हैं और नीचे मान लीजिए रोड पर आपका फ्रेंड है, वो आपको आता हुआ नज़र आता है, तो आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। देखिए, है ना, मान लीजिए आप ऊपर खड़े हैं अपनी छत पर और यहाँ पर आपका फ्रेंड है, आपको नज़र आता है, तो आपकी आई का जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वो तो ये है। ये हॉरिजॉन्टल लेवल मैंने आपको बताया था ना, ये अर्थ के लेवल में काउंट करते हैं हम इसको, ये ड्रॉ जो करते हैं। तो आपने क्या किया, आपने अपनी नज़र अपने हॉरिजॉन्टल लेवल से ऐसे नीचे घुमाई, तब आपने अपने फ्रेंड को देखा। तो उस समय ये जो एंगल बना है इसको हम बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मीन्स जब आप नीचे की तरफ देखते हैं। तो एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, ये है। और इसमें आप हमेशा नीचे की तरफ देखते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आप समझ लीजिए, जैसे बेटा यहाँ पर ये आपका पहले था, मैं दोनों को एक ही फ्रेम में लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर ये जो एंगल SOT है, जब आप सन को देख रहे हैं अपने ऊपर, तो उस समय आपने जो नज़र ऊपर घुमाई, तो ये जो एंगल SOT बना है, ये है बेटा जी एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो जब भी आप नज़र ऊपर उठाकर देखेंगे तो जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और जब आप नज़र नीचे घुमाकर देख रहे हैं तो उस समय जो एंगल बन रहा है वो क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो मेन चीज़ है कि आपने सिर ऊपर उठाकर देखा है या सिर नीचे करके देखा है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ एक चीज़ और भी नोटिस करने वाली बात है कि जब आप ऊपर से नीचे अपने फ्रेंड को देख रहे हैं तो ये तो एंगल क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और आपका फ्रेंड जब आपको नीचे से देखेगा ऊपर की तरफ तो वो नज़र ऊपर उठाएगा, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि एंगल BOA, ये एंगल BOA तो है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एंगल OAG ये वाला, ये क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और यहाँ पर क्योंकि देखो बेटा जी दोनों ये जो हैं आपके पैरेलल हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल हैं दोनों, तो इसलिए ये जो आपके फ्रेंड ने जब आपको ऊपर देखा और आपने जब ऊपर से नीचे की तरफ देखा, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। इट मीन्स इस केस में आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होगा। बात समझ रहे हैं? तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स भी आपको समझने चाहिए। जैसे मान लीजिए आप अपने कॉलेज के ग्राउंड में हैं और आप अपने कॉलेज की बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप अपने जहाँ से आपने देखा है वहाँ से अगर आप अपने कॉलेज की बिल्डिंग की तरफ जाएंगे और मान लीजिए पहले आपने देखा तो एंगल मान लीजिए 30 डिग्री था, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और आप अपने कॉलेज की बिल्डिंग की तरफ 10 मीटर गए, आगे बढ़े और फिर आपने देखा, तो बच्चों अब जो कॉलेज की बिल्डिंग की टॉप होगी उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा ना, क्योंकि जब आप पास जाएंगे तो बिल्डिंग की टॉप देखने के लिए आपको और ज़्यादा ऊपर की तरफ नज़र उठानी पड़ेगी। तो इसलिए वहाँ पर अब आप समझ रहे हैं मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे आप बिल्डिंग के क्लोज आएंगे वैसे वैसे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा। देखिए ये एक पॉइंट यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है मैंने कि इफ़ द ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स अ टावर और बिल्डिंग और माउंटेन और ट्री, कोई चीज़ें हो सकती हैं, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस। और वहीं अगर आप अपनी पोजीशन से पीछे हटते तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाता।
तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार बच्चे जब डायग्राम बनाते हैं ना तो उसमें ये मिस्टेक हो जाती है कि पास वाले पॉइंट को वो जहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होना चाहिए वो उसको कम लिख लेते हैं और कम वाले को ज़्यादा लिख लेते हैं, तो फिर क्वेश्चन सब गड़बड़ हो जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए बेटा जी, और नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन डिक्रीजेस, स्पेशली सन वाले केस में हम बात कर रहे हैं, above the object the shadow of its length increases। ये तो आपने भी बेटा देखा होगा, जब सन का एंगल ऑफ एलिवेशन आप दोपहर में 2-3 बजे के आसपास देखिए, सन जब ओवरहेड से थोड़ा सा ही शिफ्ट हुआ होता है तो आपकी शेडोज़ छोटी होती हैं, और जब इवनिंग में सन जो है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बहुत कम हो जाता है, बिल्कुल हॉराइजन पर पहुंच जाता है, तो वहाँ पर शेडोज़ की लेंथ बढ़ जाती है। ये हमारा डे टू डे ऑब्जर्वेशन हो सकता है। और लास्ट पॉइंट इसमें जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, मान लीजिए आपने, जैसे मैंने कहा था ना कि आपने अपने फ्रेंड को ऊपर से देखा नीचे, तो जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा ऊपर से आपके लिए, उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन होगा नीचे से आपके फ्रेंड के लिए। तो यही बात यहाँ पर मैंने बताई, क्योंकि लगभग सारे क्वेश्चंस में सेम रहेगी कि अगर ऑब्जर्वर और जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो दोनों हम सेम लें तो जितना एंगल ऑफ एलिवेशन होगा उतना ही एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे लाइन ऑफ साइट की हमने बात की कि जहाँ से ऑब्जर्वर देखता है किसी ऑब्जेक्ट को उसकी जॉइनिंग लाइन, ऐसे हमने एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करी, वो भी आपको समझ आ गया होगा, ये है ना बच्चों। और ऐसी फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन की भी हमने बात की, वहीं से हमने कुछ और इसकी प्रॉपर्टीज़ थी वो भी डिस्कस करी हैं कि कैसे करके अगर आपका फ्रेंड सपोज़ यहाँ से मूव करके यहाँ आ जाए तो आपका जो नीचे से एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बढ़ जाएगा, और आप भी अगर उसको देखेंगे तो थोड़ा और नीचे करके देखना पड़ेगा तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा एक क्वेश्चन ले रहे हैं 2022 का, जिसमें आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली 2022 में ना बेटा इसका MCQs में आया था एक क्वेश्चन। वहाँ पर 2022 में आपके जो हुए थे 2 सेमेस्टर में हुए थे पेपर्स, तो वहाँ पर इसका क्वेश्चन 4 मार्क्स में ना आकर 3 मार्क में आया था, और 1 मार्क का आपका MCQ में आया था क्वेश्चन। तो पहले वो एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर जो अपने 15 ईयर्स का हमने सीरीज़ शुरू की है वो करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम करते हैं 2022 वाला। तो बच्चों ये क्वेश्चन 2022 में आया था, अ लाइट हाउस इज़ 80 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 80 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट along द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन इज़। तो आपको यहाँ पर जो है बेटे इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट करके बताना था, ठीक है बच्चों। तो ज़रा इसका पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ बेटा। तो देखिए बच्चों इसमें हुआ क्या कि एक लाइट हाउस है, ये इसकी हाइट दी हुई है आपको 80 मीटर। अब इससे 80 मीटर की ही डिस्टेंस पर उन्होंने कहा एक पॉइंट है, और आप ये बिल्डिंग्स वगैरह को सबको बिल्कुल राइट एंगल पर ही मानेंगे, ठीक है। यहाँ से एक ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, ये ABC ले लेते हैं, आपको ये एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ये आपको थीटा कैलकुलेट करके बताना है। तो बच्चों यहाँ पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर आप देखें तो क्या होगा, इसके बाद आप सीधा लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। आप क्या करेंगे, जो आपको दोनों लेंथ्स और हाइट बताई हुई हैं उसके बीच में एक रिलेशन देखेंगे। देखिए ये बेटा परपेंडिकुलर है और ये बेस है। आपको पता है परपेंडिकुलर और बेस के बीच में 2 रिलेशंस बन सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, या तो tan या cot। तो आप कुछ भी बना सकते हैं, मैं tan बना लेता हूँ इसमें। तो देखो बच्चों इसमें क्या होगा, AB अपॉन CB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो बच्चों ये आपका 80 अपॉन 80 ये आपका आ गया tan थीटा, ये कैंसिल करिए आप, तो आपके पास tan थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया।
और बच्चों आपको पता है tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? tan 45 डिग्री पर। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 45 डिग्री आंसर। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन था वो करेक्ट था। तो इस तरह से हम इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, इसके बाद हम सीधे आते हैं अपने जो 15 इयर्स का हमारा सेगमेंट चल रहा है उसमें, और 2009 में जो क्वेश्चन आया था अब हम वहाँ से शुरुआत करते हैं इसकी। तो बच्चों ईयर 2009 में बोर्ड में क्वेश्चन आया था, फ्रॉम द 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द सेम साइड ऑफ अ बिल्डिंग द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग आर 30 डिग्री and 60 degree respectively. If the height of the building is 10 meter, find the distance between A and B correct to 2 decimal places. ठीक है बच्चों, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है डायग्राम बनाना। रफ डायग्राम है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत डायमेंशंस को एक्यूरेट लेकर ही करेंगे। होगा कैसे देखिए, तो बेटा जी इसमें हम सबसे पहले हमारी बिल्डिंग बनानी है हमने, जिसकी हाइट हमें दे रखी है 10 मीटर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेवल पर 2 पॉइंट्स लेंगे हम। एक उन्होंने कहा है ए लीजिए और एक बी लीजिए। यहीं पर मैंने आपसे कहा था सबसे मेन चीज़ है, ए जो पॉइंट है वहाँ से एंगल 30 डिग्री है और बी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। तो जहाँ पर एंगल ज़्यादा है वो पॉइंट आगे होगा। ठीक है, तो यहाँ से ए से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री गिवन है हमें, और बी से एंगल ऑफ एलिवेशन ये आपका 60 डिग्री है। ये आप टावर को मान सकते हैं पी क्यू, बिल्डिंग को। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको ये फाइंड करना है ए बी। तो ए बी निकालने के लिए बेटा देखो हम करेंगे क्या, इसमें हम एक बार ए क्यू निकालेंगे, एक बार बी क्यू निकालेंगे, ए क्यू एंड बी क्यू, और जब उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये हमारा ए बी आ जाएगा। क्लियर है? कैसे करेंगे ये देखिए आप। ठीक, तो देखिए बच्चों सॉल्यूशन बिल्कुल आराम से समझिएगा। 4 मार्क में क्वेश्चन आया था ये। सबसे पहले हम लेंगे बेटा ट्राइंगल पी क्यू बी। तो इन ट्राइंगल पी क्यू बी हमें जो अननोन होता है डिस्टेंस उसको हम ऊपर लेते हैं और नोन वाले को नीचे डिनोमिनेटर में। तो यहाँ हम लेंगे बी क्यू अपॉन पी क्यू, बी क्यू अपॉन पी क्यू। तो बेटा जी ये जो है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट। तो यहाँ आ जाएगा ये कॉट 60 डिग्री। कॉट 60 डिग्री क्या होता है, 1 अपॉन √3। तो ये हो जाएगा आपके पास, इसका मतलब बी क्यू अपॉन 10 इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। तो आप इसको लिख सकते हैं बी क्यू को 10 इधर ले जाइए, 10 अपॉन √3। तो ये आपके पास एक फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ऐसे समझिए। इक्वेशन क्या मतलब एक वैल्यू आ गई आपके पास। इसके बाद बेटा जी हम फाइंड करेंगे ए क्यू। तो ए क्यू हमारे पास अननोन है, हम लेंगे। तो पहले आप ये लिख लिया करिए कि आपको ट्राइंगल कौन सा लेना है। तो अब हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल पी क्यू ए। तो पी क्यू ए में हम क्या करेंगे, ए क्यू अपॉन पी क्यू, ए क्यू अपॉन पी क्यू। बिल्कुल आराम से समझिए बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ क्या आ जाएगा, कॉट 30 डिग्री और वो क्या होता है √3। तो आपके पास ये क्या हो गया,
ए क्यू अपॉन 10 इक्वल्स टू √3। तो ये हो जाएगा बच्चों, ए क्यू कितना आ गया आपके पास 10√3, जैसे ये आया था बी क्यू, ऐसे ये आ गया ए क्यू। फाइन। अब हमें करना क्या है बेटा, हमें निकालना है ए बी। तो ए बी कैसे आएगा, ए क्यू माइनस पी क्यू, बस ये करना है। देखिए कैसे करते हैं, बहुत ईजी। तो अब हमारे पास ए बी निकालेंगे हम, क्या आ जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ये हो जाएगा बच्चों 10√3 माइनस 10 अपॉन √3। हम इसमें एक काम करते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं इसका। √3 तो इधर मल्टीप्लाई होगा, तो √3 इंटू √3 3 इंटू 10, बेटा जी 30 हो जाएगा माइनस 10, यानी कि ये आ गया आपके पास 20 अपॉन √3 हो गया बेटा। इसको रेशनलाइज कर लीजिए, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, क्योंकि नीचे हमें डिनोमिनेटर में ना ऐसे छोड़ना नहीं होता है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 20√3 अपॉन 3। अब यहाँ हम क्या करेंगे, हम 20 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 कर देते हैं अपॉन 3। तो देखो बच्चों ये क्या आएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 के बाद ये आपका 4 6 3 4, ये हो गया। 3 के बाद डेसिमल लगना है, ये यहाँ पर आ जाएगा अपॉन 3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा 11.54 और ये 7 के लगभग आएगा। तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने लिखा है ना करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो ये 7 है, तो इस वजह से आ जाएगा आपके पास 11.55 मीटर। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन A and B इक्वल्स टू 11.55 मीटर आंसर। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह समझ आ गया। एक बार फिर देख लीजिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा टाइम लेकर समझा रहा हूँ आपको, 4 मार्कर वाला, बाकियों की पहले तो आपको MCQ वाला समझाया था मैंने आपको। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले अपनी बिल्डिंग बना ली, हॉरिजॉन्टल लेवल पर 2 पॉइंट्स ले लिए, दूर वाले पॉइंट का आपका एंगल स्मॉलर होगा, पास वाले का बिगर एंगल होगा। उसके बाद हमने दोनों के लिए दोनों के बेस निकाले PQ एंड AQ, क्योंकि इनका डिफरेंस ही आपका AB आएगा, विच इज़ डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। और हमने अलग अलग ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ की हेल्प से BQ और AQ निकाले, उसके बाद माइनस कर लिया, रेशनलाइज करा चीज़ों को, √3 की वैल्यू डाली और आपका आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों, समझ आ गया? अगर थोड़ा बहुत कुछ अभी लग रहा होगा कि कोई चीज़ में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो या तो आप इसको अभी रिवाइंड करके देख लीजिए, या फिर अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्योंकि बाय एंड लार्ज मैंने देखा है कि बोर्ड कोई सा भी हो, क्वेश्चंस के 2 या 3 टाइप्स ही हैं, वही घुमा घुमा कर आते रहते हैं, किसी साल कुछ किसी साल कुछ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन 2010 में आया था, 4 मार्क में था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। डिफरेंट क्यों है वो आप जरा इसको पढ़िए तो आपको समझ आएगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर हाई द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। अब एक तो डिफरेंस पीछे वाले से क्या है कि वहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन था, यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन है। चलिए एक चीज़ तो ये हो गई। ऑफ 2 शिप्स ऑन अपोजिट साइड्स, मतलब अगर बीच में लाइट हाउस है तो एक शिप एक तरफ है, दूसरा शिप दूसरी तरफ है, फाइन। लेकिन जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है बेटा वो इसमें 48 डिग्री एंड 36 डिग्री दिए हुए हैं। अब ये जो 48 डिग्री एंड 36 डिग्री है ना, ये बच्चों को प्रॉब्लम कर जाते हैं। ये CBSE वाले बच्चों को तो ऐसा नहीं आएगा, लेकिन ICSE में अक्सर आ जाते हैं इस तरीके की चीज़ें।
तब उन्होंने कहा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स टू द नियरेस्ट मीटर। देखिए बच्चों, इसका मैं पहले आपको डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ। देखो बेटा जी, ये आपका लाइट हाउस है, मान लीजिए बीच में PQ। अब इसमें एक तरफ एक शिप है, दूसरी तरफ दूसरा शिप है। तो देखिए बेटा जी, ये शिप A है, ये शिप B है। अब ये हुआ क्या है इसमें, ये लाइन ऑफ साइट जो है उसके लिए मैं भी फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ पहले प्रॉपर। ये आपकी यहाँ पर आप ऑब्जर्वर, आप यहाँ पर हैं P पॉइंट पर। एक शिप को आपने इधर देखा, आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, आपका हॉरिजॉन्टल लेवल ये हो गया, आपने इसको नीचे की तरफ देखा ऐसे, तो आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये यहाँ पर उन्होंने कहा है 48 डिग्री है। और दूसरी तरफ जब आपने इधर की तरफ से इस शिप को देखा तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन 36 डिग्री है। क्लियर है बच्चों? तो ये तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी पीछे कि जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है उतना ही नीचे जहाँ पर आप देख रहे हैं उस पॉइंट से ऊपर की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। इट मीन्स अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 48 है तो जो शिप A है वहाँ से इस ऑब्जर्वर का एंगल ऑफ एलिवेशन भी 48 डिग्री होगा। सिमिलरली शिप B से भी ऑब्जर्वर का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 36 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चंस हो चाहे एलिवेशन के, अल्टीमेटली आप उनको एंगल ऑफ एलिवेशन पर चेंज तो करते ही हैं, उसके बाद आप आराम से निकाल पाते हैं। ठीक है, तो अब बेटा जी हमें करना क्या है, हमें A और B की बीच की डिस्टेंस चाहिए। इट मीन्स हमें AQ भी चाहिए और QB भी चाहिए, फिर दोनों को हम प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या होगी, इन एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। तो इसके लिए बेटा जी आपको टेबल्स प्रोवाइड की जाती हैं और आप उस टेबल से देखकर इसको बता पाएंगे। मैं अभी आपको वो टेबल से देखना समझाऊंगा इसमें। तो सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो सबसे पहले देखिए हम करेंगे क्या इसमें, इन ट्राइंगल PQA। तो बच्चों इस ट्राइंगल PQA में हमें ये बीच में आपको गिवन है, इसकी हाइट 100 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको AQ फाइंड करना है। तो ये AQ अपॉन PQ, ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपके पास कॉट 48 डिग्री। लेकिन कॉट 48 तो आपको मैं आपको बताऊं टेबल में नहीं मिलेगा, वहाँ तो या तो साइन टेबल होती है, कॉस टेबल होती है, टेन टेबल होती है। तो पहले हमें इसको 10 में चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे बेटा, ये हमने पिछली जो आपको डिस्कस की थी वीडियो उसमें था ये ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वाले चैप्टर में हर साल आते हैं कंपलसरी सेक्शन में इस तरीके के चेंज करने वाले जो हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको हम लिख पाएंगे कॉट 90 माइनस कितना हो जाएगा, 90 माइनस 42 डिग्री हो जाएगा ना। और बेटा कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। इट मीन्स इसे आप लिख पाएंगे tan 42 डिग्री। तो अब आप देखिए क्या हो जाएगा, AQ मुझे फाइंड करना है, PQ 100 दे रखा है, और अब हमें tan 42 की वैल्यू लिखनी है यहाँ पर आगे। ठीक, अभी मैं एक साथ लिख देता हूँ, पहले मैं इसको tan 42 लिख लूँगा, अभी देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो AQ की वैल्यू क्या आ गई, 100 इंटू tan 42 डिग्री। ठीक है, अभी रख देंगे वैल्यू इसकी, एक साथ ही बता दूंगा आप। तो एक तो ये आ गया आपके पास। अब ऐसे ही आप दूसरा ट्राइंगल ले लीजिए, इन ट्राइंगल PQB। तो वहाँ क्या हो जाएगा, ट्राइंगल PQB में यहाँ पर
आप लिखेंगे बी क्यू अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू कॉट 36 डिग्री। अब बेटा जी कॉट 36 को 10 में चेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि आपके पास टेबल तो साइन कॉस और टेन की है। तो कॉट को हम चेंज करेंगे कॉट 90 माइनस 54 डिग्री। तो ये आ गया आपके पास 10 54 डिग्री। क्लियर। तो जब आपने किया तो ये बी क्यू अपॉन 100 इक्वल्स टू आ गया 10 54 डिग्री। तो हमारे पास बी क्यू की वैल्यू आ गई बेटा 100 इंटू 10 54 डिग्री। तो अब अगर आपको ए बी फाइंड करना है तो क्या होगा, ए बी हो जाएगा बच्चों ए क्यू प्लस क्यू बी। इट मीन्स 100 10 42 डिग्री प्लस 100 10 54 डिग्री। आप इसमें 100 कॉमन ले लीजिए, अंदर आ जाएगा 10 42 डिग्री प्लस 10 54 डिग्री। अब मैं आपको टेबल से पहले इसको समझाऊंगा किस तरह से आप वैल्यू निकालेंगे इसकी, बस। और उसके बाद तो आपको सीधा 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर देना ही है। तो चलिए मैं आपको भी बुक से पहले समझाता हूँ। तो देखिए बच्चों, इस तरह से आपकी जो जितनी भी आईसीएसई बोर्ड की बुक्स हैं उन सब में मैथ्स की बुक के पीछे साइन कॉस और टेन की टेबल्स दी हुई हैं। ये मैंने आपको दिखाया, जैसे साइन की टेबल दी हुई है बेटा। ऐसे ही ये यहाँ पर जो टेबल है ना बेटा, ये 0 डिग्री से लेकर आपका ये डिग्री वाले आपके इधर होती हैं टर्म्स, ठीक। अब एक आपको जैसे बताऊँ कि आपको पता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है, मीन्स 0.5। तो देखिए यहाँ पर जैसे आपका ये साइन 30 आएगा, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0.5। तो यहाँ से हम देख तो सबकी वैल्यू सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे टेबल्स प्रोवाइड नहीं की जाएंगी जब तक कि आपका कोई ऐसा एंगल ना आए जिसकी टेबल आपको लर्न ना हो, ठीक है। तो वो 0 30 45 60 और 90 को छोड़कर अगर कोई भी एंगल आता है तो आपको ये टेबल्स प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर एग्ज़ाम में वो टेबल्स नहीं दे रहे हैं तो उन्हें फिर आपको उसकी वैल्यू बतानी होंगी, टेन साइन कॉस जो भी आप पूछना चाहेंगे। तो ये आप मानकर चलिए, अदरवाइज़ आप टेबल की डिमांड कर सकते हैं वहाँ पर। क्लियर है बच्चों। तो ये साइन की है जैसे टेबल, ये 0 से लेकर 90 तक होती हैं सारी आपके सिलेबस में। ऐसे ही ये देखिए, ये कॉस वाली टेबल है, और इसके बाद ये आपकी टेंजेंट्स यानी कि टेन वाली टेबल है। तो यही हमें यहाँ पर भी फाइंड करना था इसका। तो आप देखिए, हमें वहाँ पर बच्चों आपको याद होगा, ये आपको जो इसमें वैल्यू चाहिए वो आपको 10 42 की वैल्यू चाहिए और 10 54 की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 42 और 54 की वैल्यू चेक करते हैं क्या है। तो देखो बच्चों, ये 10 वाली टेबल है, और जैसा मैंने आपको बताया हमारे एंगल्स इधर लिखे होते हैं। ये ऊपर भी एंगल्स के ही डेसिमल में हैं, लेकिन आपको भी डेसिमल वाले क्योंकि आते नहीं हैं तो मैं वो बता नहीं रहा हूँ। यहाँ पर समझ लीजिए जो आपकी काम की चीज़ है। तो आपको 10 42 चाहिए बच्चों। तो देखिए यहाँ पर 10 42 पर वैल्यू क्या है 0.9004। तो ये अभी हम साइड में लिख लेते हैं इसको। 10 42 की वैल्यू 0.9004 और 10 54 की वैल्यू चाहिए हमें। तो बच्चों ये 10 54 की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पर। ये आ गया 45, देखिए 10 45 1 होता है ना, ये आ गया। तो 10 54 बच्चों इसकी वैल्यू आ गई 1.3764। क्लियर है। तो यहाँ से आप देख लेंगे तो बहुत आसानी से वो क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन आप बना पाएंगे इसका। तो बच्चों यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू लिखी 10 42 हमने देखा था 0.9004 और 10 54 की वैल्यू कितनी थी बेटा 1.3764। बस ये वैल्यू यहाँ पर आपने लिखनी है। इसके बाद ये हो गया 100 इंटू, इन दोनों को आप सम कर लीजिए बेटा जी, 2.2768 आ गया बेटा ये।
अब वहाँ पर उन्होंने आपको मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 227.68, लेकिन आपको जो आंसर देना है ना बेटा, वो उन्होंने इसमें कहा है नियरेस्ट मीटर में, तो इट मीन्स आपको यहाँ पर डेसिमल में नहीं देना है इसको। तो ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद इधर 6 है तो हम इधर 7 को 8 कर लेंगे, तो इसको आप लिख सकते हैं 228 मीटर। तो आप लिख दीजिए देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स कितनी हो गई, 228 मीटर आंसर। क्लियर है बच्चों? तो एक क्वेश्चन और करें इसका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका 2011 में बोर्ड में आया हुआ है। अ मैन ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बिल्डिंग टू बी 30 डिग्री। ही वॉक्स टूवर्ड्स इट इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि आप अपने कॉलेज की बिल्डिंग को ग्राउंड में से देख रहे हैं, फिर थोड़ा सा आप उसके आगे आते हैं, फिर आप दोबारा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन मेज़र करते हैं, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ऑन कवरिंग 60 मीटर द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 60 डिग्री। ऑब्वियस ही बात है, बिल्डिंग के पास आएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा हो जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर। अब आप समझ रहे हैं, आप तो ग्राउंड पर चल रहे हैं, लेकिन आप कॉलेज की बिल्डिंग की हाइट को एक्यूरेटली बता पाएंगे इसमें। तो देखिए चलते हैं, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं बेटा। कॉलेज की बिल्डिंग मान लीजिए बच्चों ये है, ठीक, ये कॉलेज की बिल्डिंग है। अब आप ग्राउंड में हैं, यहाँ पर आपने यहाँ से देखा बिल्डिंग को, और एंगल ऑफ एलिवेशन है इस समय 30 डिग्री। क्लियर है बेटा? ये कॉलेज की बिल्डिंग है आपकी। अब आप यहाँ पर 60 मीटर इस तरफ मूव करें, और उसके बाद आप पहुँच गए यहाँ पर। यहाँ से चलते चलते आप पहुँच गए इस जगह। ये कितनी डिस्टेंस आपने मूव कर ली, 60 मीटर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री, ठीक है। आपको फाइंड करनी है अपने इस कॉलेज की बिल्डिंग की हाइट। मान लीजिए बेटा ये हाइट h है, और अभी जो डिस्टेंस बाकी रह गई है बिल्डिंग के जाने तक वो है d, ठीक। तो देखिए हम कैसे करते हैं बेटा इसको। बहुत इजी है, देखने में बड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है शुरू में बच्चों को कि ऐसा कैसे हो जाएगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आप बिल्कुल सही बता पाएंगे अपने कॉलेज की बिल्डिंग की हाइट इस तरह से। तो देखिए सॉल्यूशन बेटा, डायग्राम हम बना चुके हैं। सबसे पहले आपका ट्राइंगल लिया जाएगा पी क्यू बी। तो इन ट्राइंगल पी क्यू बी बेटा जी, यहाँ पर आपका दोनों ही अननोन है, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो h अपॉन डी ले रहे हैं हम इसमें बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री मीन्स √3। तो h कितना हो गया बेटा जी, √3d। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। क्लियर है? अब आप लीजिए दूसरा ट्राइंगल पी क्यू ए। ध्यान ये लेना है, रखना है बेटा कि आपको हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल लेना है। यहाँ देखिए ट्राइंगल तो ये भी बन रहा है पी बी ए, पर हम इसको नहीं लेंगे, हमें हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल लेना है। ट्रिग्नोमेट्री में एक खास बात है, ध्यान रखिएगा कि हम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल को ही डिस्कस कर रहे होते हैं इसमें। तो इन ट्राइंगल पी क्यू ए, नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू ए, जब बेटा पी क्यू ए में आप लेंगे तो यहाँ पर अब आपके पास फिर वही ले लीजिए h अपॉन, अब ये पूरा क्या हुआ d प्लस 60, h अपॉन d प्लस 60 क्या हो जाएगा बेटा, tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री क्या होता है, 1 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो √3h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d प्लस
60 ये आ रहा है। हम क्या करते हैं, यहाँ से इक्वेशन 1 से हम h की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो √3 यहाँ क्या हो जाएगा, आप देखिए √3 h है बेटा, तो h की जगह हमने क्या लिख दिया, √3d इक्वल्स टू d प्लस 60। इट मीन्स 3d इक्वल्स टू d प्लस 60, 3d माइनस d इक्वल्स टू 60। बेटा जी 2d इक्वल्स टू 60, इट मीन्स d इक्वल्स टू 60/2, 30 मीटर। लीजिए ये आ गया आपके पास। देखिए बिना यहाँ से यहाँ तक गए आपने कैलकुलेट कर लिया कि इस समय आप कॉलेज की बिल्डिंग से 30 मीटर की डिस्टेंस पर हैं। अब करना क्या है, हमें तो हाइट निकालनी है। बिल्कुल जादू हो जाता है इसमें। तो देखो बच्चों h क्या है बेटा, √3 इंटू डी, तो √3 इंटू 30 हो गया ये। ठीक बेटा जी वैल्यू डालो √3 1.732। जब आप डालेंगे और 30 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 51.17 3 51, 32 3 96, 51.96 मीटर। और यहाँ पर आपको नियरेस्ट मीटर का है उन्होंने। इट मीन्स आप आंसर क्या देंगे इसका, देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल्स टू 52 मीटर आंसर। क्यों, क्योंकि बेटा जी नियरेस्ट मीटर में आपको आंसर देना है। समझ रहे कितना इजीली। और सोचिए कॉलेज की बिल्डिंग की हाइट, इससे पहले आपको शायद कोई ऐसा मेथड नहीं पता होगा जो कि इतनी जल्दी आपकी कॉलेज की बिल्डिंग की हाइट बता दे आपको। बेटा इसी तरह से आप ये समझिए जैसे माउंट एवरेस्ट है, उसकी हाइट है, तो वो कोई लोगों ने वहाँ पर इंची टेप लेकर थोड़ी चढ़कर मेज़र करी है। सब हाइट्स एंड डिस्टेंसेस की इसकी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से होता है सब कुछ, जो कैलकुलेशन है डिफरेंट रिवर्स की जो विड्थ वगैरह है। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत हेल्प करती है। तो ये बेटा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था, इसमें मैंने 4 क्वेश्चंस भी डिस्कस कर दिए। आपको टेबल्स कैसे देखनी होती हैं ये भी आपको मैंने बता दिया। तो इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग 15 ईयर्स वाले क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और अपने कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए और उनसे भी कहिएगा, ताकि जब चैनल सब्सक्राइब होगा तो फिर हम जल्दी लाइव आकर आपकी लाइव क्लासेस भी लिया करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।